Hello बच्चों, how are you? All are good? I'm also good. So in this video, I am going to discuss the NCERT exercise of chapter Laws of Motion. So I'll discuss question based on the new CBSE, new NCERT book, जो नई NCERT की बुक है. तो काफ़ी क्वेश्चन नंबर 23 तक है NCERT की बुक है, वो क्वेश्चंस कम कर लेंगे, सिलेबस थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं. बाकी कंसेप्ट तो सारे सीखने हैं बच्चे आप लोगों ने. तो एज यूजुअल टेक वन नोटबुक एंड पेन और दोनों मिलके करते हैं क्वेश्चंस. तो जब भी काम करना है हमेशा खुश होकर करना है और ये सोच के करना है कि मुझसे हो जाएगा, मुझे आ जाएगा. तो क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन रीड प्रॉपरली करना है. यदि आपने क्वेश्चन रीड प्रॉपरली कर लिया तो पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में बन जाता हमने क्या लगाना है, क्या कंसेप्ट है. सो एज द क्वेश्चन नंबर 1 एज गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन. हमें फोर्स निकालना है किस किन सिचुएशन में. फर्स्ट सिचुएशन, ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. यदि एक रेन की ड्रॉप है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आती है. सबसे ध्यान जो हमने वर्ड देना है वो देना है कांस्टेंट. वैसे रेन ड्रॉप में और भी काफ़ी कंसेप्ट लगते हैं, पर अभी हम थोड़ा जब आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम सीखेंगे. हम क्या मानते थे, थोड़ा सा आइडिया इसलिए दे देती हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हो उसके बाद रिवाइज कर रहे हो. तो हम जब रेन ड्रॉप नीचे आएगी तो हम बोलते थे एक इसका वेट mg एक्ट करता था और एक बायसी फोर्स को बोलते थे हम लोग m-g और एक विस्कस फोर्स पूछते थे 6 पाई ईटा rv. तो उन सब से जब हम वेलोसिटी निकालते थे रेन ड्रॉप की तो उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी नाम दिया करते थे, टर्मिनल. और टर्मिनल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती थी. बट यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया मुझे कांस्टेंट स्पीड. क्या दे दिया? कांस्टेंट स्पीड. अब हम लॉज ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ था वो हम क्या पढ़ते थे, इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन इन अ रेस्ट, इफ बॉडी इन अ मोशन इट रिमेन इन अ मोशन अनटिल अनलेस वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. तो यदि कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब नो नीड टू अप्लाइड फोर्स. मतलब फोर्स कितना आ जाएगा? 0. और फोर्स इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगी हमारी? 0. तो फर्स्ट केस में हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स. तो फर्स्ट केस का जो फोर्स है दैट इज अ 0. जब फोर्स लग ही नहीं रहा है सो नो नीड टू डिस्कस अ डायरेक्शन. सेकेंड, कॉक ऑफ मास 10 kg फ्लोटिंग ऑन अ वाटर. आपकी और चीज़ को भी समझ सकते हैं, जो पानी के ऊपर फ्लोट करता है. अब पानी के ऊपर जो चीज़ फ्लोट करती है उसमें भी हम लोग क्या प्रिंसिपल लिखते हैं. आपने शायद छोटी क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो बता देते हैं कि एक इस ऑब्जेक्ट का अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और जिस मीडियम में ये फ्लोट कर रहा है, मान लो पानी में फ्लोट कर रहा है, तो एक ये अपवर्ड फोर्स लगाता है m-g. जब नेट फोर्स की बात करेंगे तो इस केस में भी नेट फोर्स आ जाएगा 0. सो दिस इज आल्सो केस ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी अगेन, स्टेशनरी इन द स्काई. स्टेशनरी मतलब रेस्ट. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स क्या लगेगा? 0. तो सी केस में भी कितना आ गया हमारा? F is equal to 0. Next, D. A car moving with the constant velocity of 30 km/h on a rough road. अब रफ रोड दे दिया है. रफ का क्या मतलब हुआ? सिंपल रोड लिख दे तो क्या था? रफ और स्मूथ का मतलब ये होता है कि यदि सरफेस रफ है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो फोर्स किसको ओवरकम करता है? फ्रिक्शन को. किसको ओवरकम करता है? फ्रिक्शन. बट यहाँ पर अगेन वेलोसिटी क्या दे दी है? कांस्टेंट. क्या दे दी है? कांस्टेंट.
तो यहाँ पर भी हम F क्या लिख देंगे 0। एट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फॉर ऑल ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यदि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा फोर्स लगता है वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी रखता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी रखता है। आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, पर हम 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एक फोर्स का फॉर्मूला मुझे ऐसे याद है, बच्चों ने ILB करके सीखा है 10th क्लास में, पर हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आपने सिंपल ये समझना है कि यदि वहाँ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नहीं लगेगा, F इज इक्वल टू 0। तो इन ऑल द केसेस में फोर्स कितना हो गया हमारा 0। तो डिफरेंट सिचुएशंस देने का मतलब ये था कि आप इनसे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट भी जब रिसेम्बलेंस करेंगे तो आप मान लेंगे कि जहाँ भी हमें कौन सा वर्ड दिया है कांस्टेंट स्पीड, तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा 0। अब कांस्टेंट स्पीड कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, ठीक है, इन यूनिफॉर्म, नॉट सर्कुलर मोशन, सिर्फ ये लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं बेटे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg is thrown vertically upward. Give magnitude and direction of the net force on the pebble. A. During its upward motion. कब निकालना है? गिवन क्या है बेटे हमारा? गिवन एग्जामिनेशन में लिखने के लिए थोड़ा ऐसे लिख लो, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन हो जाता है। 0.5 kg। अब ए केस, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका पेबल, ठीक है, तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा हमारा? mg, और m की वैल्यू कितनी? 0.05, और g की वैल्यू वैसे तो हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको 10 मीटर पर सेकेंड भी ले लेते हैं। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटे हमारा? 2 0 कर दिया, 1 0 चला गया, फिर 1 0 से आ जाएगा 0.5 न्यूटन। अब एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो फोर्स भी कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। कई बार यदि हम यहाँ पर 4.9 लेते तो आंसर कितना ना था हमारा? 0.05 मल्टीप्लाई, यदि g की वैल्यू 9.8 ली तो 5 8 जा 40 एंड 4 45 और 4 49 1 2 3 1 2 3, तब बना था 0.49 न्यूटन। इट इज अ डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज बी ऑप्शन, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। अब जब डाउनवर्ड मोशन है तो ऑब्जेक्ट का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा? अगेन सिंपल, F इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड, और एग्जैक्टली निकालना है तो 0.49 न्यूटन डाउनवर्ड। एक ही चीज है, सिर्फ क्लियर कराने के लिए था। C एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरी एट रेस्ट। जब पेबल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग V क्या बोलते थे? 0। V तो 0 था, पर G कहाँ पर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। सो अगेन इन दिस केस F इज इक्वल टू mg, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट। हमने उसको पहले ही निकाल लिया है, 0.5 है या 0.49, ठीक है, ये भी सही है। कॉम्पिटिशन में जब भी हम लोग लिखते हैं तो जी को क्या लेते हैं हम लोग? 9.8 से क्या लेते हैं? 10, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। और m कितना आ जाएगा हमारा? m अगेन 0.05 और ये 10, इसका मतलब है 0.5 न्यूटन। और यदि बिल्कुल सेम है बेटे 9.8 करोगे सो दैट विल बी 0.49 न्यूटन, डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नीट्यूड। Clear? Next part is, do you answer change if the pebble were thrown at an angle of say 45 with the horizontal directions? यदि मान लो पेबल को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थ्रो किया,
इनके अलावा कोई केस। एक बार क्या किया हमने, वर्टिकली डाउन किया, एक बार वर्टिकली अप, फिर डाउन, फिर रेस्ट। अब बोलते दी पैवल को मान लेते हमने किसी एक एंगल पे ऐसे को थ्रो कर दिया। अब चाहे किसी एंगल पे थ्रो करो, ऑब्जेक्ट ने आना क्या है, नीचे ही, और जी की जो वैल्यू वो कहाँ ऐड करेगी, जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता। एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वर्टिकली डाउन। तो इस केस में भी एफ कितना आ गया हमारा, एम जी। सो आंसर विल रिमेन सेम, आइदर 0.5 न्यूटन लिख सकते हैं और 0.49 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये चारों केसेस हो गए। ऑब्जेक्ट को ऐसे ही फेंक सकते हैं, ऊपर फेंक सकते हैं, नीचे आ सकता है, रेस्ट में हो सकता है, इंक्लाइन फेंक दिया। तो सारे केसेस में फोर्स कहाँ पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मास जी, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मास कुछ और हो सकता था पेबल का। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। एक स्टोन है ना, हमने उस पर फोर्स निकालना है, उसका मास कितना दिया है, 0.1 kg। ठीक है बच्चे, फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी और फोर्स की डायरेक्शन निकालनी, अलग अलग केसेस है। फर्स्ट केस, जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। देखेंगे बेटे, स्टेशनरी ट्रेन का मतलब ट्रेन रुकी हुई है। आप ट्रेन लिख लो, बस समझ लो, कार समझ लो, बस खड़ी हुई है। तो जब बस खड़ी हुई है, बस की स्पीड 0 है, तो बस के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनकी भी स्पीड क्या है, 0। जब उनकी स्पीड 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर यहाँ से मैंने किसी, इसकी अपनी स्पीड तो क्या है बेटे, 0, स्टेशनरी है। जब कोई ऑब्जेक्ट को गिराया तो किससे गिरेगा, जी से। तो फोर्स कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम जी। अब जी की वैल्यू मैं 10 ले लेती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 10, कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। सेकेंड केस, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a window of a train running at a constant velocity 30 किलोमीटर पर आवर। और यदि मान लो वो ट्रेन हमारी, बी केस, ट्रेन हमारी चलती कांस्टेंट स्पीड से, माइंड करेंगे बच्चे, कांस्टेंट वर्ड बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यदि कांस्टेंट स्पीड आ गई मतलब नो फोर्स एक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो अगेन जो स्टोन ड्रॉप होगा दैट विल बी फ्रॉम जी, वो जी से ही गिर रहा है। मतलब फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, एम जी। एम अगेन 1, जी की वैल्यू 10, और कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट थर्ड इज थर्ड, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सटेंड विद द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले केस में क्या दे दिया जी, ट्रेन जी रेस्ट में है, हमने एफ निकाल दिया। दूसरे केस में ट्रेन क्या जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ठीक है, हमने ये निकाल दिया। थर्ड केस में क्या बोलते हैं, अब एक्सेलरेशन। ये तो जब स्टोन हमारा ट्रेन के अंदर है तब तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है हमारा, एफ इज इक्वल टू एम ए लग रहा है। बट जब हमने स्टोन को गिराया तो ट्रेन के बाहर ही आ गया ना। जब ट्रेन के बाहर आया तो नीचे किस फोर्स से आ गया, अगेन एफ इज इक्वल टू एम जी। और एफ कितना आ जाएगा, 0.1, जी की वैल्यू 10, एंड दैट विल बी 1 न्यूटन। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1 न्यूटन। अब नेक्स्ट डी, lying on the floor of the train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train। मतलब जो ट्रेन है वो स्टोन ट्रेन में रखा हुआ है, बस ट्रेन में ऐसे ऐसे नहीं मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है जितना फोर्स ट्रेन में लगेगा उतना स्टोन में लग जाएगा। अब ट्रेन के सेक्शन से जा रही है बेटे हमारी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो फोर्स कितना लग जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए, और 0.1 kg, स्टोन का मास कितना 0.1 और ये 1, सो इट इज अ 0.1 न्यूटन। इट इज अ 0.1 न्यूटन। क्लियर। पहला केस क्या दे दिया है कि आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले रेस्ट में था, फिर यूनिफॉर्म स्पीड से था,
फिर क्या था हमारा, एक्सेशन कर रही थी पर हमने नीचे गिराया तो उसी फोर्स से आएगा। फिर एक इसमें रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर देगा 0.1 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं बताइए। वन एंड द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर connected to the particle of mass m and other end the small peg of on a smooth horizontal surface। एक कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये r है और एक एंड पे मास m है और क्या बोलते हैं अदर एंड द स्मॉल पैग और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ए पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद अ स्पीड v। इन्होंने ये नहीं बोला है कि स्पीड चेंज हो रही है, मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तब आपने ये मत सोचना कि मैंने जब स्पीड कांस्टेंट है तो हम पिछले केस में बोल रहे थे कि जब v कांस्टेंट है तो हमने बोला था a हो जाएगा 0 तो फोर्स हो जाएगा 0, बट वो लीनियर मोशन के लिए था। ये कौन सा मोशन के लिए, सर्कुलर के लिए। सो आपने इस केस में यदि v कांस्टेंट है A does not 0 and F does not 0। इस बात को बिल्कुल समझ के रखेंगे बेटे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स तो चाहिए जिस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कहाँ लगता है, टुवर्ड द सेंटर। या पढ़ चुके हैं, आगे क्या पढ़ते हैं, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। बिल्कुल समझ आ गया आपको बात को, नेट फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रहा है, सेंटर। अब जो फोर्स है वो किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है या T माइनस एम वी स्क्वायर आर के बराबर है या T प्लस एम वी स्क्वायर आर के बराबर है या 0 है। तो इस केस में जो आंसर आएगा बेटे हमारा T। बताते हैं क्यों, क्योंकि जो T है टेंशन वही हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यदि अगर इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती, कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है, सो आंसर मेरा T माइनस एम वी स्क्वायर आर भी हो सकता था, T प्लस एम वी आर स्क्वायर भी हो सकता था। इसको हम आगे थोड़े चैप्टर में और पढ़ेंगे। हम एक मोशन पढ़ते हैं, मोशन है ना, ऐसे ऐसे किसी को घुमाते हैं तो वर्टिकल लूप का क्वेश्चन भी कंसेप्ट सीखेंगे बेटे अभी। तो इस केस में आंसर हमारा T होगा, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट। यदि स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो कंसेप्ट क्या बनता था हमारा, यदि स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो यहाँ पर पार्टिकल यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। और क्वेश्चन आएंगे तब कंसेप्ट बताएंगे बेटे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा T। क्लियर बच्चे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स। कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स गिवन क्या दे दिया, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू द बॉडी ऑफ मास। बॉडी का मास कितना दे दिया है, m इज इक्वल टू 20 kg मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। कितनी देर के बाद बॉडी हमारी स्टॉप होगी। इनिशियल स्पीड u और v कितना है, 0। देखते हैं बच्चे, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v तो 0 है, u कितना दिया 15 माइनस 80। माइनस साइन क्यों लगाया, सो माइनस साइन क्यों किया यहाँ पर, बिकॉज रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड क्या हो रही कम। सो 15 इज इक्वल टू 80। अब दो अननोन क्वांटिटी है कि a कहाँ से लेके आए, देखो बेटे क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया है 20, मास कितना दिया, फोर्स कितना था 50, मास कितना था 20। ए कट गया, ए कितना आ गया हमारा 5/2, यहाँ पुट करते थे। 15 इज इक्वल टू 5/2 और टी आ जाएगा, 5 से कितना आ जाएगा 3, 2 यहाँ कर दो, टी इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। बिल्कुल लॉस ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन मोशन की तरह था, सिर्फ ए निकालना सीखना था और कुछ भी नहीं है बेटा। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3.0 kg। ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज अ 3.0
kg changes its speed from 2 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल स्पीड है u कितनी है हमारी 2.0 मीटर पर सेकेंड, और बाद में जो स्पीड होती है दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। इन टाइम कितना ले रहा है, इन 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज। मतलब डायरेक्शन रिमेन अनचेंज का मतलब था कि यदि ऐसे को जा रहा था तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहा, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, अब बोलते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपको फोर्स निकालना है, फोर्स के साथ मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें दे दिया है 3, यदि एक्सेलरेशन मिल जाए तो फोर्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब 2 स्पीड भी दे दी हैं, एक इनिशियल दे दी और फाइनल। तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता था हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 3.5, u कितना है 2, डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही है, प्लस ए, टाइम कितना लग रहा है 25, 3.5 माइनस 2, 25a, 1.5 डिवाइडेड बाय 25a। तो a कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 हटा दिया, a आ जाएगा 5 से 3 और 5 से 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सटेंशन आ गया। अब देखते हैं बेटे क्या है हमारा, हमने 5 से किया, 5 से कितने टाइम गया 3 और 5 से 50 आ गया। अब देखते हैं एफ, एम कितना है 3 और एक्सटेंशन कितना है 3/50। थोड़ा और आसान बना लेते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड। कई बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्यों मैंने ऐसे कर दिया, बताती हूँ मैं। 3 3 ज़ा 9, 9 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा 100। कितना आ जाएगा 18/100, मतलब 100 को कोई गुना भाग नहीं करना, 2 0 यहाँ ले आओ, 0.18 न्यूटन। अब मुझे यहाँ 50 देखा, 50 देख के मुझे लगा 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 100। डायरेक्ट क्या कर लेना था आपने, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, बस कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए किया। अदरवाइज हमने क्या करना था 9/50 करते, फिर आप 9 को 5 से डिवाइड करते। तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से, जब भी 0 आ गया तो पॉइंट तो हटाने हैं बस। तो हमने क्या दिया 0.18 न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन किसकी आ गई, जो डायरेक्शन स्पीड की है ना, जिस डायरेक्शन ऑब्जेक्ट जा रहा था सेम डायरेक्शन रहेगी। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a body of mass 5 kg is acting upon by the 2 perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give magnitude and direction of acceleration of the body. कोई बात नहीं जी, क्या क्वेश्चन दे दिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें 5 kg दे दिया है, उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, दूसरा लग रहा है 6 न्यूटन का। अब हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालो। अब दोनों फोर्स कैसे दिए, परपेंडिकुलर दे दिए हैं। हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। अब इसमें F1 लेना है कि F2 लेना है, ये सोचे हैं। अब जो फोर्स है ये हमारी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो टोटल फोर्स होगा वो हमारा 8 + 6 14 होगा। क्या 8 + 6 14 होगा, या 8 - 6 2 होगा? नहीं बेटा, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जब इनको हम ऐड करेंगे तो हम ये देखेंगे किस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है यहाँ पर एक फोर्स दे दिया मुझे 8 न्यूटन और दूसरा दे दिया मुझे 6 न्यूटन, दोनों परपेंडिकुलर है, ये बना दिया। अब इनको ऐड करने का तरीका क्या होता था, हम लोग पाइथागोरस भी लगा सकते हैं और पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं बेटे आप, है ना।
ये कितना 8, ये कितना है 6, इनके बीच एंगल कितना है 90। तो जो नेट फोर्स F आएगा वो कितना आ जाएगा, √8² + 6², और 8 कितना आ जाएगा 64 + 36, ये कितना आ जाएगा 100, और F कितना बाहर निकल जाएगा हमारा, ये कितना जाएगा 10 न्यूटन। सो F = 10 न्यूटन, ये हमारा फोर्स निकल गया। अब हमसे पूछा एक्सेलरेशन, मास कितना दिया है 5, तो एक्सेलरेशन बता दो कितना आ जाएगा 10/5। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज 2 मीटर/सेकेंड²। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा 2 मीटर/सेकेंड² आ गया। अब इसमें एक चीज़ समझने की है बेटा, कई बार क्या होता है हमसे पूछ लिया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा नेट फोर्स निकला वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसने थीटा एंगल बना दिया, तो हम निकाल देंगे tan थीटा। तो tan थीटा कितना आता है परपेंडिकुलर/बेस, मतलब 6 अपॉन आ गया 8, और tan थीटा को आप और क्या ले सकते हैं 3/4, और थीटा = tan इनवर्स 3/4। ये हमारा लिखने का तरीका है बेटे, ठीक है, ये हमारा लिखने का तरीका, थीटा = tan इनवर्स 3/4। समझ गए। अब यदि अगर मान लो हम कैसा बना लेते इस डायग्राम को, मान लेते हैं हम बोलते 2 फोर्स तो दिए हैं, यहाँ पर 6 बना लिया, यहाँ पर 8 बना लिया, तो मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम निकलना था 6² + √6² + 8, पर डायरेक्शन क्या होनी थी हमारी, मैग्नीट्यूड सेम निकलना था। हमने क्या करना था √6² + 8²। डायरेक्शन क्या थी बेटे हमारा, ये कितना था थीटा, तो tan थीटा क्या निकलना था हमारा परपेंडिकुलर/बेस, मतलब 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर 3/4 आ रहा है, तो याद कैसे समझेंगे, कभी भी जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले क्वांटिटी दी है 8 तो उसको x बनाना, जो बाद में दी है वो y, x y z, जब मेंशन नहीं किया है। यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ये फोर्स x पे लग रहा है, ये y पे लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यदि मेंशन नहीं किया, जो पहला वर्ड होगा उसको आपने क्या समझना है, x पे बनाना है, सेकंड को y पे। क्लियर, ये बस समझना है, और मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम किस में आएगी, सिर्फ डायरेक्शन में। क्लियर, इनको ऐसे भी नहीं करेंगे, ये डायरेक्शन भी नहीं करेंगे, मैंने क्रॉस कर दिया, ये गलत है, सही 8x और 6y। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द ड्राइवर ऑफ अ 3-wheeler moving with the speed of 36 km/h see a child standing in the middle of the road. Bring this vehicle rest in just 4 seconds. मतलब 4 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है। What is the average retarding force on the vehicle? रिटार्डिंग फोर्स, उसने कितना फोर्स का ब्रेक लगाया है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब यहाँ पर ब्रेक लगाना। द मास ऑफ द 3-wheeler इज 400 kg एंड मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। देखते हैं बेटे, अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं गिवन क्या है। जो इनिशियल स्पीड जो ऑटो था किससे चल रहा था 36 km/h। इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मुझे तो वैसे याद है 10 मीटर/सेकेंड होता है, और यहाँ पर एक और समझ लेंगे आप, 1 km/h इज इक्वल टू कितना हुआ, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, आर मतलब 60 मिनट और 60 सेकेंड। 2 0 चले गए, 2 से 5 और 2 से 3 मतलब 5/18 मीटर/सेकेंड 1 km/h। 1 km/h इज इक्वल टू 5/18 मीटर/सेकेंड। तो डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, 36 है, यहाँ 36 मल्टीप्लाई 5/18 कर देना था मीटर/सेकेंड, तो 18 से 2 और कितना था 10। यदि 5/18 भूल ही जाते हो आप तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कैसे कर सकते हो, 36 किलोमीटर की जगह 10⁻³ मीटर आ जाएगा,
और आर की जगह 60 मिनट और 60 सेकेंड आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ पर चले जाएंगे, 636 और 636, सिर्फ कितना बच गया 10। तो क्या बच जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। हम सभी वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो, है ना, ऐसा यूनिट बना लेते हैं। ये तो हो गया हमारा यू को मैंने 3-4 तरीके से आपको निकालना बता दिया है। 36 किलोमीटर पर आवर कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड। जब ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तो वैल्यू लर्न हो जाती है। या 1 किलोमीटर पर आवर किसका होता है 5/18 होता है। अब इनिशियल स्पीड तो मुझे पता चल गई। ब्रेक लगाया तो जो ब्रेक लगाया तो टाइम कितना दिया है, ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी 4 सेकंड में रुकी, मतलब v = 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन देखते हैं कितनी है। फॉर्मूला क्या पता है बच्चों को, v = u + at। v तो 0 हो गया, a कितना था 10। अब स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन पुट करते वक्त साइन क्या आएगा माइनस, टाइम कितना लगा 4। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है, क्या हो रही है रिटार्डेशन। 10 - a 4, टाइम के लिए 4 आ गया और माइनस साइन समझ आ गया क्योंकि स्पीड कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे रिटार्डेशन, ये आपको आता है अच्छे से, है ना। सो 10 = कितना आ जाएगा 4a और a की जगह आ जाएगा 10/4, ठीक है, एंड 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इम्पॉर्टेंट बात है, हमसे पूछा है फोर्स, तो फोर्स आ जाएगा दैट = मास इनटू एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अब मास किसका लेना है, 400 लेना है कि 65 लेना है कि दोनों का। अब देखो जब ब्रेक लगाया तो ऑटो और जो ड्राइवर है पूरे का मास इंक्लूड होगा। जो मास आएगा वो 400 + 65 × 5/2 आएगा बेटा, है ना। अब 465 × 5/2। अब मैं यहाँ 2.5 भी कर सकती थी पर मुझे लगा 2 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि 2 का टेबल भी आता है बच्चों को, 5 का भी आता है। तो 2, 3 और 2.5। अब f कितना आ जाएगा हमारा, 5 × 5 = 25 और 2 5 × 2 = 10 और 2 आ गया 1 15 और 1 16 और 10 और 1 कितना आ जाएगा। तो दिस इज f = 1162.5 न्यूटन। 1162.5 न्यूटन। अब जो फोर्स है कहीं कहीं ऐसा माइनस साइन भी दिया होगा, तो माइनस साइन का मतलब होगा रिटार्डिंग फोर्स। माइनस साइन का मतलब क्या होगा रिटार्डिंग फोर्स। यदि आप प्लस भी लिखते हो तो नथिंग रॉन्ग, उसमें सिर्फ क्या लिख देंगे रिटार्डिंग फोर्स। गॉट इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रॉकेट with a lift of mass 20,000 kg is blast upward with net initial acceleration 5 meter per second square. Calculate the initial thrust force of the blast. वैसे आपको फोर्स तो पता है कि फोर्स या थ्रस्ट क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उन्होंने मास कितना दे दिया हमें 20,000 और एक्शन दे दिया है 5। सिंपल मल्टीप्लाई करना है बेटे हमें। अब एक चीज़ और समझनी है बेटे यहाँ पर, ये क्या सही या गलत है। अब रॉकेट हमेशा कैसे जा रहा है ये, और एक्शन कितनी है a, तो ये चीज़ हमारी गलत। क्यों गलत हो गई, फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन है। जब भी कोई चीज़ एयर में जाती है तो एक हमेशा क्या लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो मेरा फोर्स आएगा दैट = m a + g, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम g की वैल्यू क्या लेंगे 10, मतलब 20,000 और a की जगह 5, g की जगह 10, 15 आ गया। 20,000 × 15, 1 2 3 4
2 मल्टीप्लाई 4 और ये 15 मतलब 30 आ जाएगा। तो 30 15 2 ज़ा 10⁻⁴। So this will be F is equal to 3 into 10⁵ Newton. F is equal to 3 into 10⁵. Clear? Or if we take the value of G is F is equal to 2 into 10⁴, 5 plus 9.8, that is a 2 multiply 14.8 10⁴। कितना आ जाएगा? 4 2 6 8 और 9 and 2 29 10 29.6 10⁴ और 2.96 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो ये भी आंसर है। कंपटीशन में जब भी करते हैं तो हम 9.8 को क्या लेते हैं, हम लोग 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए, फिंगर्स में ही हो जाए, पेन भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर एग्जाम में करने के लिए हम 9.8 ले लेते हैं। मैंने दोनों ढंग से बता दिया आपको। क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसमें हमने 1 to 9 क्वेश्चन ही किए हैं। द रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल डू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तो प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, खुश होकर पढ़ो और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और जहाँ जो चीज़ें नहीं समझ आती हैं मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं बच्चे, तो मैं और एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। ओके बच्चों, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ है उतना काम करो और कोशिश करो अपनी कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाओ। ओके बच्चों, देन